परिवादी ने परिवादी यानी लिटिगेंट ने अपने वाहन संख्या फला फला का बीमा विपक्षी बीमा कंपनी से कराया था। जो वकील ने बताया वही सेम अपने शब्दों में वो पैरा 1 में फैक्ट्स ऑफ द केस जो है, जो आपको प्लीड करना है वो फैक्ट्स ऑफ द केस में आप लिखेंगे। अधिवक्ता भाइयों और बहनों, मैंने आपके सामने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में लगातार पिछले 5 क्लासेस में बेसिक जानकारियां दी थी। आज ये क्लास की अंतिम कड़ी है जिसमें आपको ख़ास तौर से बताया जाएगा कि अगर कोई समस्या आती है आपके सामने तो आप फोरम यानी आयोग के समक्ष लिपिबद्ध रूप से लिखकर कैसे दावा प्रस्तुत करेंगे। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले एपिसोड में मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्यों बना, कब लागू हुआ, इसके बारे में बताया। दूसरे क्लास में मैंने बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो कठिन शब्द हैं, लीगल वर्ड्स हैं, इसकी डिफिनीशन के बारे में बताया। और फिर तीसरे और चौथे क्लास में मैंने आपके सामने पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं में क्या लिखा गया है और आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में विधिवत जानकारी दी गई थी। अब प्रश्न बचा हुआ कि जब आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपने पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया, तो अब अंतिम रूप होता है कि अब आप परिवाद कैसे बनाएंगे, यानी आयोग या फोरम में दावा कैसे प्रस्तुत करेंगे, वो कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या चीज़ें लिखी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी है, ये बातें सभी बातें आज मैं आपके सामने रखूँगा। इसी क्रम में मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपके शरीर में बुखार हो गया, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से आपने बताया, डॉक्टर ने पूछा आपसे कि भाई क्या हुआ, अपनी बीमारी बताइए। आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको बुखार हो गया। अब अगर जो डॉक्टर केवल ये सुन के आपका इलाज शुरू कर दे कि बुखार हो गया, बुखार की दवाई दे दे, तो वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। अच्छा डॉक्टर वो होता है जो अगर आप कहते हैं कि हमको बुखार है तो बुखार के बारे में कई क्रॉस क्वेश्चन आपसे करे कि कितने दिन से आ रहा है, क्या लक्षण है, कितना डिग्री टेम्परेचर है, और आपके पास्ट के बारे में 2-3 दिन का आपके जो बैक हिस्ट्री है उसके बारे में विधिवत पूछ कर और फिर अपनी राय बनाकर जो दवा आपको देगा वो दवा तो आपको फ़ायदा करेगी निश्चित तौर पर। लेकिन अगर सतही तौर पर आपके केवल बताने पे कि हमको बुखार है, अगर वो दवा डॉक्टर लिख देता है तो ये समझ लेना चाहिए कि उसने लक्षण का इलाज नहीं किया। ठीक है, ही स्थिति कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चाहे कोई सिविल सूट हो, वही चीज़ें लागू होती हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक व्यक्ति आया और उसने अपनी समस्या रखी कि वकील साहब हमको बीमा के बारे में, हमारी गाड़ी का बीमा था और बीमा के बारे में हमको दावा दायर करना है। आपका पहला कर्तव्य है, ये एडवोकेसी में आता है, वेस्ट एडवोकेसी यही है कि जब आप अपने जो ये लिटिगेंट है, जो आपका मुवक्किल है, उससे आप पूरी बात, पहला काम है उसका सुनना। वो बता रहा है कि साहब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में हमारी गाड़ी का इतना नुकसान हुआ, हमने क्लेम किया और क्लेम में उन्होंने जो कहा वो हमने किया, चिट्ठी भेजा और अंत में हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया। ये एक एक बात जो है
पहले आप कलम कागज़ उठाइए और उस जो एग्रीव्ड है, जो आपके पास वकील आया है, उससे आप पूछिए कि आप अपनी पूरा केस हिस्ट्री जो आपको कहना है फ्रॉम टॉप टू बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग टू टॉप, ये आप हमको बताइए। आप उसको राइट डाउन करेंगे संक्षेप में। वो बताएगा कि साहब हमारा बीमा है, किस कंपनी से बीमा है, कितने का बीमा है, बीमा अवधि उसकी क्या है, इसके बाद पूरी कहानी कैसे लड़ी, कैसे क्लेम किया, सर्वे हुआ कि नहीं हुआ, ये बात पूरा डिटेल आप पूछ के और उसका बहुत समरी अपने शब्दों में बनाकर पूरा आप नोट करेंगे। इससे ये होगा कि आपका कोई तथ्य, कोई फैक्ट जब आप दावा दायर बनाने लगेंगे तो कोई फैक्ट छूटेगा नहीं। केवल फैक्ट के अलावा आपको लीगलिटी के शब्द जो हैं, लीगल व्यू आपको कंप्लेंट में रखना है। बाकी जो वकील ने बताया, जो लिटिगेंट या एग्रीव पार्टी ने बताया, ठीक वही आप अपने शब्दों में जो लीगल टर्मिनोलॉजी है, लीगल टर्मिनोलॉजी में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये तो है इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड। जब आप क्लाइंट आपके पास आता है तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपका पहला कर्तव्य है। अब हम आपको चलते हैं, ये लिखा है देखिए ऊपर, हाउ टू फ्रेम कंप्लेंट। अब आता है कि वकील से आपने पूछ लिया, सारी जानकारी कर लिया, संक्षेप में आपने नोट कर लिया। अब आपको लिखने या लिखाने के लिए बैठना है। आप लिखेंगे कैसे? देखिए लिखा हेडिंग है, परिवाद कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले पहला काम है कि पार्टीज नेम, यानी कंप्लेनेंट का पूरा पता, वर्सेस बीमा कंपनी का पूरा पता, पिन कोड सहित। ये अपोजिट पार्टी, परिवादी होगा आपके पास जो वकील आया है कंप्लेनेंट, और अपोजिट पार्टी होगी बीमा कंपनी। अब इसके बाद आपको लिखना है नीचे कि ये कंप्लेंट जो है अंडर सेक्शन 35 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दायर होना है। यानी ये जो दावा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 35 के अंतर्गत आप आयोग में अपनी शिकायत करेंगे। अब इसको लिखने के बाद, ऊपर लिखने के बाद, अब पहला आता है केस का विवरण। आपने जानकारी कर लिया है, उसमें यहाँ से शुरू करेंगे। यह कि अंग्रेजी में लिखना है तो दैट, यहाँ से शुरू करेंगे। ये कि परिवादी यानी लिटिगेंट ने अपने वाहन संख्या फला फला का बीमा विपक्षी बीमा कंपनी से कराया था। जो वकील ने बताया वही सेम अपने शब्दों में, वो पैरा 1 में फैक्ट्स ऑफ द केस जो है, जो आपको प्लीड करना है, वो फैक्ट्स ऑफ द केस में आप लिखेंगे धारा नंबर 1। आप धारा नंबर 2 में आपको दिखाना है कि जब बीमा कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, इसमें आप सब पैरा जोड़ सकते हैं, पैरा 1, 2 इसमें और बढ़ा सकते हैं अगर बड़ा हो दावा तो। 2 में आप और लिखने के बाद 3, यहाँ जो 2 दिया गया है वहाँ 3 करके आप ये लिखेंगे कि इसमें जो रिजेक्ट किया उन्होंने दावा, उस दावा में बीमा कंपनी ने डिफिशियंसी क्या किया है, आपका क्यों रिजेक्ट किया गया है, नहीं करना चाहिए था, इसका जो लीगल पोजीशन है वो आपको दावे में लिखना पड़ेगा परिवाद में कि मैंने जो बीमा कंपनी जवाब मांगा था मैंने उसका उत्तर दिया, सर्वे भी हुआ, इसके बावजूद भी विद्वेषपूर्ण भावना से इन्होंने हमारा फला तारीख को दावा खारिज कर दिया। इसलिए ये डिफिशियंसी है, ये ग्राहक सेवा में कमी है। बिना किसी कारण के, बिना किसी उचित उपाय के, बिना किसी उचित कारण के दावा खारिज किया गया है, इसलिए ये डिफिशियंसी सर्विस बीमा कंपनी द्वारा की गई है। ये आगे की धारा होगी। धारा 3 इसलिए एडिशनल जोड़ा गया है कि अदर डिस्क्रिप्शन व्हिच हेल्प यू,
अन्य विवरण जो आप लिखना चाहते हो अपने मन से इस केस के संबंध में, वो आप पैरा 3 या 4 बढ़ा के आप वो भी लिख सकते हैं। ये आपका दावा जो फैक्ट का तैयार हो गया। अब जो लीगल पोजीशन है, लीगल पोजीशन में है आपका लिमिटेशन। लिमिटेशन माने मियाद। देखिए हर परिवाद का अगर आप न्यायालय जाएंगे, चाहे सिविल सूट करें और चाहे कंज्यूमर कमीशन में कंप्लेंट फाइल करें, तो सारी की सारी का लिमिटेशन दिया गया है सारी चीज़ों का, कि आप इतने दिन के अंदर परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर इतने दिन के अंदर, इतनी मियाद के अंदर अगर आपने दावा प्रस्तुत नहीं किया तो आपका दावा टाइम बार्ड हो जाएगा। वो दावा फिर उपभोक्ता फोरम में चल नहीं सकता। इसलिए आपको ये देना चाहिए कि लिमिटेशन का क्लास पैरा 4 या 5 जैसा भी हो, लिमिटेशन का क्लास लिखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए बीमा कंपनी ने आपका क्लेम फला दिनांक, फला महीना, फला सन को खारिज किया और जिसकी सूचना आपको फला तारीख को मिली, यानी ये 2 साल के अंदर है, इसलिए ये दावा जो है लिमिटेशन के अंतर्गत है। यहाँ ये भी आप समझ लीजिए, इसके चूँकि लिखा नहीं गया है, लिमिटेशन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 69 दिया है। अगर आपका दावा 2 वर्ष के अंदर नहीं प्रस्तुत होता है तो आपको ये उपाय उपलब्ध है कि आप धारा 69 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र देंगे और कारण उसमें दिखाएंगे कि इसलिए हम समय के अंदर 2 वर्ष के अंदर दावा नहीं प्रस्तुत कर पाए, हमको मियाद का लाभ दिया जाए। यहाँ बताना उचित है कि लिमिटेशन सेक्शन 69 का संदर्भ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5, जो आप सिविल कोर्ट में जिसका उपयोग करते हैं, धारा 5 लिमिटेशन एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 69, ये दोनों समान हैं। और लिमिटेशन का लाभ, देर का लाभ या छूट देने का अधिकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन को है। इसलिए ये लिमिटेशन का क्लास ज़रूरी है। आप अपने परिवार में लिखेंगे कि ये लिमिटेशन के अंदर है। फिर आगे आप बढ़िए, ये काज ऑफ एक्शन और लिमिटेशन ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। काज ऑफ एक्शन जब शुरू होगा तब लिमिटेशन शुरू होगी, इसलिए दोनों धाराएं मिला के आप एक में कर सकते हैं। अगला जो आपको प्रिकॉशन लेना है, ये वैल्यूएशन एंड कोर्ट फी का है। आप जानते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि 5 लाख मुआवजे तक जो दावे होंगे कंज्यूमर कमीशन में, 5 लाख तक कोई न्याय शुल्क नहीं है, कोर्ट फीस नहीं है। अगर 5 लाख से 10 लाख का दावा आप दायर करते हैं तो उसका है 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट डीडी आपको देना पड़ेगा, और 10 लाख से 20 लाख तक आपको 400 रुपया, और 20 लाख से लेकर 50 लाख तक आपको 1000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट देना पड़ेगा। इसलिए ये वैल्यूएशन और कोर्ट फीस आपको लिखना पड़ेगा कि हम दावा इतने का कर रहे हैं, इतनी धनराशि का, जिस पर इतने रुपए का बैंक ड्राफ्ट हम संलग्न कर रहे हैं। अब अंत में है ये रिलीफ। आप उपशम क्या चाहते हैं दावे में, यानी आपका क्लेम क्या है। अब आपको लिखना पड़ेगा ABCD जितना भी आवे कि ये परिवाद स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी से इतना धनराशि में ब्याज दिलाई जाए, खर्चा मुकदमा अधिवक्ता शुल्क इतना दिलाया जाए। जो भी आपको रिलीफ इसमें मांगना है वो ABCD या EFG या जो भी आप ज़्यादा करना चाहें तो आप इसको एक्सटेंड कर दें। और अंत में ये है कंप्लेनेंट का नाम, थ्रू यानी वकील के द्वारा, और डेट। ये आपका इतना आप करेंगे तो आपका ये दावा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसी दावे में आपको ये देखना पड़ेगा, आप देखिए ये मार्जिन पर लिखा है 1 2 3। 1 का मतलब है कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता दूं कि जैसे मान लीजिए कोई चिटफंड कंपनी है या कोई ऐसी रासायनिक दवा है किसानों की
जो तमाम किसानों ने अपने गेहूं के खेत में या फसलों में वो दवा या खाद का उपयोग किया, यानी न्यूमरस फार्मर्स, अनेक किसान, और वो दवा ने फ़ायदा नहीं किया फसलों का या नुकसान कर दिया, जैसा भी हो, अगर एक से अधिक लोग चाहे तो एक ही दावे में दावा दायर कर सकते हैं। अगर ये लिखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 35C में, अगर एक से अधिक कंज्यूमर्स हैं तो एक में दावा दायर कर, चाहे 100 का करिए, चाहे 200 का करिए, 300 लोगों द्वारा करिए, लेकिन दावा में एक ही होगा। उसकी प्रक्रिया पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें अगर आप दावा दायर करते हैं तो एक दरखास्त एप्लीकेशन जो है संलग्न करना पड़ेगा कि हमको, चूँकि हम लोगों के हित समान हैं, एक ही रासायनिक दवा का उपयोग किया, सारी फसलें नष्ट हो गई और अलग अलग दावा दायर करने में परेशानी होगी, इसलिए एक में ही दावा प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाए। ये एक एप्लीकेशन अलग से रहेगी सेक्शन 35C की। दूसरा है, जैसे आपका सीमेंट मान लीजिए आपने लगाया, खरीदा और सीमेंट खराब है, या कोई वस्तु जो आप खरीदते हैं वो मानक के विपरीत है, खराब है, टिकाऊ कम है, या जो निर्देश दिया गया है उसकी क्वालिटी, इफ़िशियंसी सब में दिक्कत है, कमी है, तो ऐसे मामलों में जब आप दावा बना लेंगे पूरा, तो अलग से एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी परीक्षण के लिए, क्योंकि सीमेंट खराब है कि सही है इसका निर्धारण न तो व्यक्ति कर सकता है और न आयोग कर सकता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं होता है। तो इसको एक्सपर्ट के लिए, परीक्षण के लिए सीमेंट या जो भी वस्तु है माल हो, वो भेजना पड़ता है जो परीक्षण संस्थाएं हैं, प्रयोगशालाएं, वहाँ पर भेजना पड़ेगा। इसलिए दावा दायर करने के बाद उसी दावे में एक प्रार्थना पत्र होगा परीक्षण के लिए, जिसमें वो नमूना आप सील बंद करके अदालत में प्रस्तुत करेंगे वो सामान, और दरखास्त देंगे कि हमारा ये परीक्षण के लिए कराया जाए। तीसरी चीज़ है, आपको एक दावे के साथ करना है, ये अंतरिम आदेश का प्रार्थना पत्र है। आप जानते हैं, मैंने बताया है पिछले एपिसोड में, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड का आर्डर 33 रूल 1 है, यानी जिसको आप कहते हैं इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन का क्लास, आर्डर 39 रूल 1, वही हूबहू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 38 सब सेक्शन 8 38 एक्ट में अंतरिम आदेश का प्रोविज़न है। मान लीजिए आपकी बिजली खिलाफ आपने दावा दायर किया और आपने कहा कि साहब हमने तो सब दे दिया है, भुगतान कर दिया है, इसके बावजूद हमको धमकी दी जा रही, कनेक्शन काट देंगे। तब आप कनेक्शन ना काटा जाए इसके लिए अपने कंप्लेंट के साथ, दावे के साथ ही आप एक अंतरिम प्रार्थना पत्र देंगे कि अपोजिट पार्टी बिजली विभाग को रोक दिया जाए कि हमारा विद्युत कनेक्शन न काटे, और इसी पर सुनवाई करके जो आयोग है वो अपना इंटरिम ऑर्डर पास करेगी या एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, जो भी स्थिति हो। तो ये 38(8) का प्रार्थना पत्र भी इसी के साथ संलग्न करना पड़ेगा। ये कंप्लीट कार्यवाही पूरी करने के बाद आपने दावा बना लिया, आपने एक से अधिक अगर है तो उसके दरखास्त बना लिया, कोई वस्तु परीक्षण योग्य है तो उसका आपने दरखास्त तैयार कर लिया, नमूना सहित नमूना भर के बांध के ले गए, अंतरिम आदेश का प्रार्थना पत्र संलग्न कर दिया। अब अंत में आता है कि जैसे जिस दिन आप दायर करेंगे, या तो अदालत आयोग उसी दिन आपका सुनवाई कर लेगी एडमिशन पर। अगर सुनवाई कर लेती है, ये उचित पाती है कि ये सारा प्रोसीजर एक्ट के अनुसार, रूल्स के अनुसार दावा कंप्लीट है, तो एडमिट कर लेगी। अगर कोई चीज़ गड़बड़ी देखती है या कमी देखती है तो आपको एक डेट देगी, आयोग देगा कि आप भाई आज नहीं बल्कि
10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर, 13 दिन के अंदर, यानी 21 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर एक डेट कमीशन देगा कि आप फला तारीख पर एडमिसिबिलिटी पर यानी ग्राह्यता पर आप अपनी बात रखें, जिससे कि दावा अगर ग्राह्य होगा तो एडमिट होगा, रजिस्टर होगा, नहीं तो आपका दावा वापस हो जाएगा या खारिज हो जाएगा। 21 दिनों के अंदर जो आप दावा दायर करते हैं, 21 दिनों के अंदर ये रजिस्टर हो जाना चाहिए। अगर अदालत ये समझती है, आयोग समझता है कि नहीं परिवाद ग्राह्य नहीं है, तो आपको सुनवाई का अवसर देगा, आप अपनी बहस करेंगे, सुनाएंगे। और अगर 21 दिन तक ये प्रक्रिया नहीं होती है तो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि आपका दावा एडमिट हो गया, दावा रजिस्टर हो जाएगा, इशू नोटिस हो जाएगी। इसीलिए 21 दिन का एक मियाद दी गई है। तो ये साथियों पूरा ये आप कैसे दावा दायर करेंगे, क्या क्या सावधानियां रखेंगे, क्या क्या चिंताएं होनी चाहिए, उसी रूप में आप दावा प्रस्तुत करके और आयोग में प्रस्तुत करें। चूँकि अब ये आज क्लास का अंतिम भाग है। आप अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई केस आता है, कोई प्लीडिंग आपको पूछनी है, कोई बात पूछनी है, तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध रहूँगा, आप हमसे सलाह ले सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो प्रॉब्लम हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन के निर्णय हैं, वो अल्टरनेट डेज यानी बीच में एक दिन छोड़कर लगातार ये एपिसोड आपके सामने रखूँगा। मुझे आशा है कि आप एपिसोड देखकर, सुनकर आप लाभ उठाएंगे और बेहतर वकालत और वकील बनने का प्रयास करेंगे। मैं अंत में आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारा एपिसोड है उसको आप लाइक करें, प्रॉपर कमेंट करें। साथियों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं और जिससे उनकी समस्या हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे आज ही मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि अभी 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले हरियाणा से एक कंज्यूमर ने फ़ोन किया था, ये यूट्यूब पर देख के उसको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो गई थी, उसने राय लिया। तो अगर आप हमारा एपिसोड देखेंगे नहीं, पसंद नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो उस समस्या वहीं रह जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले एपिसोड तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।